नमस्कार, अनादि विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बारिश का मौसम सुहाना है, लेकिन बीमारियों की भरमार ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बारिश का मौसम सभी को पनपने का मौका दे ही देता है और इस मौसम में वायरस और बैक्टीरिया भी ताकतवर होकर आक्रमण कर रहे हैं। आमतौर पर शरीर 3 दिन के भीतर वायरस के प्रति एंटीबॉडी विकसित कर लेता है और इम्यूनिटी पैदा हो भी जाती है, लेकिन इसके बाद भी बुखार और सर्दी जुकाम का प्रकोप रहे तो अस्पताल में एडमिट होना ही पड़ता है। बारिश के कारण लगातार नमी बनी रहती है और इसी के चलते एक तरफ तो खाद्य सामग्री जल्दी खराब होती है तो दूसरी तरफ शरीर पर फंगल इन्फेक्शन फैल सकता है। खाद्य सामग्री खराब होने के कारण उल्टी, दस्त, पेचिश के मरीज देखने को मिल रहे हैं। इनकी संख्या तेजी से इन मौसमों में बढ़ती है। फंगल इन्फेक्शन के कारण स्किन डिजीज भी हो रहे हैं। अब इन सब से कैसे बचा जा सकता है, यही जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट। मानसून की बारिश ने गर्मी से राहत दिलाई है और कई जगह अच्छी बारिश होने से किसानों के चेहरे पर रौनक आई है। लेकिन इसके साथ साथ बीमारियों का आगाज भी हो गया। लगातार बारिश के कारण मौसम में नमी अत्यधिक हो चुकी है। नमी के चलते घरों में भी सीलन आ गई। कई जगह बारिश का पानी रुक गया। तालाब, पोखर, सड़क और निचले इलाके पानी से भर गए और इस भरे हुए ठहरे पानी में मच्छर और बीमारियां पनप रही हैं। एक तरफ मच्छर मक्खियों की भरमार है, दूसरी तरफ बैक्टीरिया और वायरस भी नमी के कारण पनप चुके हैं। ऐसे में कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, वायरल, पीलिया, उल्टी, दस्त, फंगल इन्फेक्शन, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों ने अपनी चपेट में ले लिया है। जिनकी इम्यूनिटी मजबूत है, उनमें से भी कई लोग इन बीमारियों को झेल रहे हैं, क्योंकि लापरवाही के कारण उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल चुका है। बारिश के मौसम में नमी के कारण सबसे ज्यादा बीमारी फैलती है। नमी में हर तरह के कीटाणु पनपते हैं, जो शरीर को खासा नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि ओपीडी से लेकर आईसीयू तक मरीजों की भरमार है। बड़े शहरों में सारे अस्पताल लगभग फुल हो चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की लंबी कतार देखी जा रही है। जिला अस्पताल में भी बेड नहीं होने के कारण मरीज फर्श पर ही एडमिट कर दिए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बारिश के मौसम में बीमारियों से बचने का सबसे अच्छा तरीका साफ सफाई और स्वच्छ भोजन है। इस समय मच्छर सबसे ज्यादा बीमारी फैलाते हैं, इसलिए मच्छरों से बचने की हर कोशिश की जानी चाहिए। इसके अलावा पानी उबालकर पीना बेहद जरूरी है, क्योंकि पानी में इस वक्त सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। भोजन बगैर तेल वाला ताज़ा होना चाहिए। हरी सब्जियां और फल एकदम ताजे होने चाहिए। बाजार का खाने से बचना चाहिए। खाने का टाइम टेबल भी बेहद जरूरी है। चलिए, तो ये सालों साल एक गंभीर समस्या बनी रही है। मौसम के साथ ये बीमारियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती हैं। मरीजों की संख्या हम अस्पतालों में बढ़ती देख ही रहे हैं। एक चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए भी, एक चुनौती आम लोगों के लिए भी, और एक चुनौती हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, उनके लिए भी। समझने की कोशिश करेंगे कहाँ चूक हो रही है, किस तरह से इसका विपरीत प्रभाव लोगों पर पड़ रहा है और कहाँ पर प्रशासन नाकाम हो रहा है कि इनकी संख्या में हम नियंत्रण नहीं कर पा रहे। दुर्गेश राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। दुर्गेश, जैसा कि हम देख रहे हैं लगातार जो ये डेंगू, मलेरिया के मरीजों की संख्या, आमतौर पर हम ये मान के ही चलते हैं जो इस तरह के मरीजों की संख्या मौसमी बीमारियों की बढ़ जाती है, लेकिन ये जो आंकड़े लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक चिंता भी खड़ी करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में भी इतनी जागरूकता लाने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं। दुर्गेश, देखिए अभिषेक, मौसम सुहाना है। जहां एक तरफ लोगों को बारिश से राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो मौसम है बारिश का, ये बीमारियों वाला मौसम साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की वजह मैं बताऊं आपकी कि जो पिछले दिनों एक आंकड़ा निकल करके सामने आया था कि जो डेंगू के मामले राजधानी भोपाल की अकेले बात करें तो 78 केसेस जो है डेंगू के निकल करके सामने आए थे। उसके साथ ही मलेरिया के भी कई केसेस देखने को मिले हैं। इसको लेकर के जो स्वास्थ्य प्रबंधन है, जिला प्रशासन, उन्होंने भी
अपनी पूरी तैयारी की है। बताया यही जा रहा है कि हर दूसरे तीसरे दिन जो है लार्वा को नष्ट करने के लिए दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया के केसेस सामने निकल करके आ रहे हैं, ये जो बारिश का पानी जल भराव हो जाता है, इससे डेंगू के जो लार्वा हैं वो निर्मित होते हैं और कहीं ना कहीं लोग बीमार पड़ते हैं। उसके साथ ही जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, शिशु हैं, उनमें स्टमक फ्लू का भी एक खतरा बढ़ा है और स्टमक फ्लू के भी केसेस सामने निकल करके आए हैं। इसके साथ ही साथ जो कान और आंख है, इनमें भी जो फंगस है वो फंगस देखने को मिल रहे हैं। आंख जो है सफेद होती जा रही है लोगों की और आंख में प्रभाव पड़ता है, दिखाई देना बंद हो जाता है। उसके साथ ही कान का जो फंगस है, बारिश का जो पानी होता है, बारिश के पानी की वजह से जो कान के फंगस हैं वो भी उत्पन्न हो रहे हैं और कहीं ना कहीं धीरे धीरे उनको सुनाई देना बंद हो जाता है और उनका जो पर्दा होता है कान का वो प्रभावित होता है। तो इसको लेकर के जो राजधानी भोपाल के 3 बड़े अस्पताल है, जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल और एम्स अस्पताल, हाल ही में जेपी अस्पताल में 4 काउंटर ओपीडी के लिए बनाए गए थे, लेकिन जिस तरीके से मौसमी बीमारी बढ़ी है उसको देखते हुए 2 नए काउंटर खोले गए हैं। अगर रोजाना औसतन मरीजों की बात करें तो अकेले जेपी अस्पताल में 2000 से अधिक जो मरीज आ रहे हैं ओपीडी में, वो वायरल से संबंधित जो मर्ज है उनके मरीज आ रहे हैं और लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही एक आंकड़ा जो सामने निकल करके आया है उसमें जेपी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल और एम्स अस्पताल की ओपीडी में एक दिन में रिकॉर्ड 10,000 ओपीडी में मरीजों ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। जिस तरीके से लोग लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, जो मौसमी बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, उनसे खतरा लोगों को बड़ा है। नवजात बच्चे हैं, उनके पेट की आंत में भी प्रॉब्लम हो रही है स्टमक फ्लू से। तो कहीं ना कहीं जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों को भी आंख में और कान में प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ ही जिस तरीके से डॉक्टरों ने भी एडवाइस जारी की है कि बारिश में भीगने से बचें, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरा है मौसमी बीमारियों का, ये स्टमक फ्लू के साथ ही जो आंख और कान का जो फंगस है, इसका सबसे ज्यादा खतरा ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों को है और जो मिट्टी में काम करते हैं यानी किसानों को है, मजदूरों को है। तो उनको भी सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन लगातार ये जो संक्रमण रोग है ये बढ़ रहा है और ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। दुर्गेश, ये तो आपने बात करी इलाज की और किस तरह से बीमारी फैल रही है और क्या समस्या है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि इससे बचाव को लेकर क्या हो रहा है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये एक लंबे समय से समस्या रही है, वहाँ पे तो दवाओं का वितरण चलता है। शहरी क्षेत्रों में ये इतनी बड़ी समस्या बन गई है, तो निगम का प्लान ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह से वो टारगेट कर रही है, कौन से वो डेंजरस जोन है, उसे किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि आप जनता से कह सकते हैं कि जागरूक रहे, वो अपने घरों को, अपने छतों को देख सकते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में खुले हुए प्लॉट, खुली हुई नालियाँ, वो देखने का काम निगम का है। वो उसे किस तरह से मैनेज कर रही है, क्योंकि पहले फॉगिंग की जाती थी, फिर बाद में पता चला वहाँ डीजल में ही करोड़ों का घोटाला हो गया। 2018 की घटना आपको पता ही होगी, नगर निगम में किस तरह से ये घोटाला सामने आया था। उसके बाद फॉगिंग ठंडे बस्ते में चली गई। अब इसे किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, ये सवाल। बिल्कुल अभिषेक, देखिए बीते दिनों भोपाल महापौर मालती राय ने कंट्रोल रूम से बैठ करके पूरी समीक्षा की थी और अधिकारियों को निर्देशित भी किया था कि जो है हर एक दूसरे दिन यानी 48 घंटे के बाद जो है जहां पर जल भराव है उन जगहों को चिन्हित किया गया है और जल भराव वाली जो जगहें हैं उन जगहों में जो फॉगिंग सिस्टम है उसको छिड़कने का उन्होंने कहा है कि जो दवाएं छिड़कनी चाहिए वो दवाओं का छिड़काव होना चाहिए हर 48 घंटे में। उसके साथ ही जो मशीनें हैं फॉगिंग की उसको भी लगातार निर्देश दिए गए हैं कि वो क्षेत्रों में भ्रमण करते रहें ताकि जो मच्छर नए निर्मित हो रहे हैं उन मच्छरों को नष्ट किया जा सके। लेकिन मेरा एक सवाल है, आपने अभी मानसून चल रहा है, आपने एक भी बार फॉगिंग मशीन देखी किसी भी इलाके में या सड़कों पे? मेरा एक सीधा सवाल है आपसे। निर्देश तो बहुत अच्छे से दे दिए जाते हैं। बिल्कुल आपसे वही कह रहा हूं कि दावे नगर निगम लाख दावे कर ले, लेकिन जो हकीकत है हकीकत ही बयां हो रही है कि जिस तरीके से मरीज लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं वो ये हकीकत है कि अगर छिड़काव होते, अगर लार्वा उत्पन्न नहीं होते, डेंगू के केसेस नहीं बढ़ते तो कहीं ना कहीं मरीजों की जो लंबी लाइनें हैं वो अस्पतालों में नहीं देखने को मिलती है। जो मशीनें नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदी गई हैं वो केवल नगर निगम कार्यालय के आसपास ही देखी जा सकती है या जो VIP एरिया है उन एरिया में देखी जा सकती है, लेकिन जो रहवासी
वाले इलाके हैं जहां पर आम जनता रहती है, वहां पर हमने अभी तक किसी प्रकार की कोई मशीन को नहीं देखा, किसी प्रकार की कोई दवाओं का छिड़काव होते हुए नहीं देखा। तो ये दावे नगर निगम जरूर करे, लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत अस्पतालों में लगी लंबी लाइनें बयां कर रही है। शुक्रिया दुर्गेश बनर्जी हमारे साथ। पुष्पांजलि हमारे साथ जुड़ी हुई है रायपुर से। पुष्पांजलि, क्या स्थिति है रायपुर में? मध्य प्रदेश में तो हम देख ही रहे हैं, क्या वहां पर किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था है इस वक्त? अस्पतालों में क्या तैयारियां आप देख रही हैं? जी, आपको बता दें कि राजधानी रायपुर में जो हालात है वो अभी सुधरे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो बिलासपुर एरिया में जो है वो मलेरिया और डायरिया का प्रकोप बढ़ा हुआ है, लेकिन राजधानी रायपुर में अभी नियंत्रित है। यहाँ के जो स्वास्थ्य मंत्री है श्याम बिहारी जायसवाल, वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों में अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और बीमारियों से बचें। देखा जाता है कि बीमारी अभी बारिश का मौसम चल रहा है और नमी बनी हुई है। नमी बनने की वजह से लोगों में बीमारियां फैल रही है धीरे धीरे, और डायरिया और मलेरिया इसी वजह से बढ़ रहे हैं। तो इसी वजह से स्वास्थ्य विभाग लगातार बोल रहे हैं कि आप सभी साफ सफाई के साथ रहें और खान पान अपना सुधार में रखें। पर पुष्पांजलि, आप कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में ये मुद्दा उठा है, डेंगू मलेरिया और डायरिया को लेकर विधानसभा में ये मुद्दा उठा है कि ग्रामीण अंचलों में और शहरी क्षेत्रों में भी कई इलाकों में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में मरीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर भी सरकार को घेर रहा है कि जमीनी स्तर पर उस तरह से काम नहीं हो रहा। बचाव के लिए, इलाज के लिए तो व्यवस्था की गई है, बचाव के लिए नहीं किया गया है। जी, बचाव के लिए अभी फिलहाल स्वास्थ्य विभाग इस पर सजग नहीं है। राजधानी रायपुर में इसका प्रकोप कम है, जैसे कि आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र है यहाँ, वहाँ डायरिया और मलेरिया के जो मामले हैं वो बढ़े हुए हैं। और राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ लोग मामूली बीमारियों से ग्रसित है, जैसे वायरल फीवर होना, खांसी आना, जो अभी फंगल इन्फेक्शन का जो एक दौर चला हुआ है, फंगल इन्फेक्शन भी काफी बढ़ा हुआ है राजधानी रायपुर में। जो अस्पताल है वहां ज्यादातर मामले फंगल इन्फेक्शन के ही आ रहे हैं। ठीक, चलिए लखनऊ से हमारे सहयोगी विवेक शाही भी हमारे साथ बने। पुष्पांजलि बनर्जी हमारे साथ। विवेक, क्या स्थिति है? लगातार हमें जानकारी मिल रही है कि स्वास्थ्य मंत्री भी मॉनिटर कर रहे हैं, तमाम जो CMHOs हैं उनको निर्देश दिए गए हैं और स्थिति को मॉनिटर किया जा रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे वहाँ पर क्या ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से स्थिति को नियंत्रण किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और स्वास्थ्य व्यवस्था हमेशा से सवालों के घेरे में रही है। देखिए अभिषेक, अगर बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं बल्कि राजधानी लखनऊ के जो शहरी इलाके हैं, जो क्षेत्र है, वहाँ जो है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। जिस तरीके मौसमी बीमारियां हैं और जो बरसात में जिस तरीके से देखा जाए तो डेंगू जैसे संक्रामक रोग होते हैं, उनकी रोकथाम के लिए, उनके रोजगार के लिए बाकायदा मनोज अग्रवाल जो CMO है उन्होंने खुद कमाल संभाल रखी है। अब वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे जा रहे हैं, उन इलाकों में जा रहे हैं जहां पिछले बार हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे, उन लोगों को जागरूक कर रहे हैं। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र में मायावती कॉलोनी में डायरिया से 2 दिन पहले एक बच्ची की मौत हो गई, उसकी एक बहन जो है वो एडमिट थी। तो इस तरीके से डायरिया से मरने की संख्या जो है वो राजधानी लखनऊ में बढ़ती जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो डेंगू जो संक्रामक बीमारी है उससे भी लोग लगातार पीड़ित हो रहे हैं। अभी भी राजधानी लखनऊ में मानसून उस तरीके से नहीं आ पाया है जिस तरीके से मानसून के मौसम में लगातार बरसात होती है, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए कम मानसून के बावजूद भी जहां जल जमाव है, जल भरा हुआ है, वहां इस तरह की स्थिति जो है वो उत्पन्न होती है। जो पॉस्ट इलाका है वहां पे मैं इस बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बरसात के मौसम में खासतौर से पूर्वी इलाकों में छोटे छोटे गांव होते हैं और उनका संपर्क टूट जाता है मुख्यालय से, और ऐसे में जब वहां पे डेंगू मलेरिया या डायरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं तो अस्पताल तक पहुंच नहीं पाते। तो इससे वैसे तो आमतौर पर ये प्रैक्टिस है कि इन मौसमी बीमारियों के लिए दवाओं का वितरण किया जाता है, उसको लेकर क्या व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की, या कुछ परिवर्तन देख रहे हैं? विशेष जो ऐसे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं जिनका संपर्क जो है वो मुख्यालय से छूट गया हो या फिर सड़कों से संपर्क छूट गया हो, लोग नाव के सहारे आना जाना जो है वो कर रहे हैं, उनके लिए बाकायदा स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगाई गई है। वो स्वास्थ्य विभाग की जो टीमें हैं वो ऐसे जगहों पे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है
वहाँ गाँव में जाके जो जीवन रक्षक दवाइयां हैं या फिर जो संक्रामक रोग के से लड़ने के लिए दवाइयां हैं वो मुफ्त में उनको बांटी जा रही है, और किस तरीके से उनको जो है वो जागरूक किया जा रहा है ताकि ऐसे संक्रामक रोगों से वो खुद भी बचे और अपने परिवार को भी बचाए रखे। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ में जिस तरीके से डायरिया फैला हुआ है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो है यहाँ नगर निगम की और जलकल की बनती है कि शुद्ध पेय पदार्थ जो है वो लोगों तक पहुंचाए। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी आती है। स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी अस्पतालों तक है, बेड तक है, दवाइयों तक है, लेकिन जब आप शुद्ध पेयजल जनता को नहीं पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा जो है वो आम जनता को भुगतना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी विवेक बने रहिए हमारे साथ। जेपी पालीवाल चिकित्सक डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी जेबी जी, आप सुन रहे थे, हमारे से सारे सहयोगी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में प्रशासनिक स्तर पर बचाव को लेकर कह सकते हैं कि उस तरह से काम नहीं हो रहा जिस तरह से होना चाहिए, ये जो मौसमी बीमारियां उनको लेकर, या फिर कहीं ये कह सकते हैं इलाज को लेकर उस तरह की तैयारी देखने को नहीं मिलती। एक बड़ा चैलेंज भी है। स्वास्थ्य महकमे को लेकर आपका अच्छा खासा अनुभव है, तो उस पर भी जरूर जानना चाहेंगे, लेकिन लापरवाही का जहां पर हो रही है उसको लेकर आपका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या नजरिया है? देखिए, यदि हम निष्पक्ष रूप से बात करें तो लापरवाही के कई बार हमको कारणों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। लापरवाही सिर्फ इस कारण से कई बार नहीं होती है कि अधिकारी ध्यान नहीं देते। लापरवाही के कई बार कारण इस तरह के भी निकलते हैं कि शासकीय अमला बहुत अपर्याप्त। दूसरा, जब बहुत विपरीत मौसम होता है तो इस विपरीत मौसम में जितने भी शासकीय कर्मचारी, उन शासकीय कर्मचारियों को भी कई बार वो भी बीमार पड़ जाते हैं। तीसरा, निश्चित तौर पर लापरवाही का सच्चे अर्थों में लापरवाही मतलब कई बार कर्मचारी खुद छुट्टी लेके बैठ गए या गोल मार गए या मौसम के चक्कर में वो नहीं गए, तो ऐसे कई सारे फैक्टर, इन सारे फैक्टर्स पर हमको बड़े निष्पक्ष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ा कारण तो मैं मानता हूँ कि इस वक्त जो जिस तरह की लगातार बारिश हो रही, ये भी बहुत मुसीबत का मंजर है। यदि कोई भी व्यक्ति लगातार कहीं पर भी संघर्ष में यदि सहयोग के लिए भी 12 घंटे इस तरह के खुले मौसम में खड़े रहेगा तो अगले दिन वो सहयोग के लायक नहीं बचेगा। हम इन मानवीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ये मैं दूसरा पक्ष में भी बोलना चाहूंगा कि शासकीय अमला जितना जरूरत है शासकीय अमला उतना है नहीं, क्योंकि मैं लगातार पिछले 2 दशक से देख रहा हूँ कि कर्मचारी लगातार रिटायर तो हो रहे हैं, लेकिन स्थायी रूप से कर्मचारियों की नियुक्ति कोई भी मतलब बहुत सारे राज्यों में नहीं हो रही। ये भी बहुत बड़ा कारण मानता हूँ। तीसरा, कहीं न कहीं जिस तरह मौसम लगातार लंबा चल रहा है, ये भी कारण है। हाँ, चौथा, मानवीय कारणों में मैं मान सकता हूँ कि कहीं पर निष्क्रियता अधिकारियों की, कहीं पर योग्यता या दक्षता में कमी अधिकारियों की, ये सारे के सारे संयुक्त रूप से कारणों को देखेंगे तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, इन परिस्थितियों के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार हैं। जी। अलावा इसके यदि मौसम लगातार देखें तो मौसम जिस तरह का लगातार बाढ़ आ रहा है, सड़कें बंद है, यातायात बंद है, इवन ट्रेन की, रेलवे स्टेशन पर पानी का भराव बहुत ज्यादा है, तो इन सब परिस्थितियों को समझकर हम सही मायने में मूल्यांकन करें तो शासन को इस वक्त जितनी सामाजिक संस्थाएं, संगठन है, जो स्वयंसेवी संगठन है, उनको भी मोटिवेट करके साथ लेना चाहिए। और जब तक इन परिस्थितियों में कोई भी स्वयंसेवी संगठनों के समूह शासन के साथ सहभागिता के साथ सेवा कार्य में सम्मिलित नहीं होंगे, तब तक इस मसले में शासन अकेला इन परिस्थितियों से लड़ने के लिए अपर्याप्त। लोगों की सहयोग की निश्चित रूप से जरूरत है, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के सामने आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये बहुत लंबे समय से समस्या है, भी वहाँ संसाधनों का भी अभाव है। शहरी क्षेत्रों में भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। 2023 में अगर आंकड़े देखें तो 95,000 जो है नंबर्स थे जो मरीज निकल कर सामने आए थे, उनमें 51 लोगों की मौत होती है मॉस्किटो बॉर्न जो डिजीजेस थे उनके चलते। 2022 में ये आंकड़ा 2,33,000 था, 303 लोगों की मौत हुई थी। सर, ये सवाल है कि हम अगर बात करें मॉस्किटो रेपेलेंट्स की, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, हम टीवी में एडवर्टाइज देखते हैं किस किस तरह के आजकल के वेपराइजर्स आ चुके हैं, तमाम तरह की टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इन नंबर्स को कम क्यों नहीं कर पाने में हम सफल हो रहे हैं? क्या इसका एक कारण ये भी है कि ये एक बहुत बड़ा मार्केट है? बिकॉज आई वाज रीडिंग, साउथ एशिया में मॉस्किटो रिपेलेंट दुनिया का अफ्रीका के बाद सबसे बड़ा मार्केट है। 12 से 13 बिलियन US बिलियन डॉलर का मार्केट साउथ एशिया में। अगर सिर्फ इंडिया की बात करें, $4.25 बिलियन का ये मार्केट है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, वही दूसरी तरफ देख रहे हैं अब ये सबसे बड़ा बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी बन गया है। जी, आपने बहुत जो प्रश्न उठाया बड़ा तार्किक और बड़ा प्रासंगिक प्रश्न है। देखिए, जब तक जहां तक हम साफ सफाई की बात करेंगे, सैनिटरी स्टैंडर्ड बढ़ा है, सैनिटेशन का स्तर बढ़ा है, लेकिन फिर भी बहुत अपर्याप्त है। जिस अनुपात में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिस अनुपात में हमारा भौतिक विकास हो रहा है, जिस अनुपात में
हम पर्यावरण की क्षति कर रहे हैं। उस अनुपात में यदि हम देखें तो कहीं न कहीं ये सारी की सारी परिस्थितियों में परिवर्तन तो आया, लेकिन वो सतही परिवर्तन, और मैं बोलूंगा कि वो व्यक्तिगत तौर पर प्रत्येक व्यक्ति ने सैनिटेशन की परिभाषा को अपने दरवाजे के अंदर तक सीमित कर लिया, उसको अपने मोहल्ले तक नहीं लेकर गया। और यदि कोई मोहल्ला यदि सैनिटेशन की परिभाषा का भलीभांति पालन कर रहा है तो शहर के चौराहे तक नहीं लेके गया, और कोई एक चौराहे में तो पूरे शहर को उसने इन्वॉल्व नहीं किया। तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक पूरे शहर की और शहर के साथ साथ पूरे प्रदेश की सैनिटरी स्टैंडर्ड्स में बहुत फर्क आएगा, तब तक ये मक्खी मच्छरों का प्रकोप खत्म नहीं होगा। जेबी जी, मेरा एक सवाल है और ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव से जुड़ा एक सवाल है जो मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्या ये जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं इनके फॉर्मूला पे फिर से रिसर्च करने की जरूरत है? क्योंकि मैं अपने घर में जो वेपोराइजर लगाता हूँ, मैं उन ब्रांड के नाम नहीं ले सकता मजबूरन, लेकिन मच्छर उसके ऊपर घूम रहे हैं, वो मच्छर उसके ऊपर घूम रहे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो डोंट यू थिंक ये फॉर्मूलाज आउटडेटेड हो चुके हैं या फिर मच्छर इम्यून हो गए? आप ज्यादा अच्छा बता सकते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं है। मैं चाहता था आपसे ये सवाल पूछूं। फिर से आपका सवाल बहुत अच्छा है। यदि हम इस तरह की जितने मॉस्किटो रेपेलेंट की बात करें या मॉस्किटो की जितने अगरबत्तियां लगती हैं उनकी बात करें या हम फ्लाई कैचर्स की बात करें, तो कहीं न कहीं क्या होता है कि देखिए कोई भी बच्चा, कोई भी जंतु हो, चाहे वो छोटा सा प्राणी कोई ना, उसके डीएनए में इस तरह के परिवर्तन आना शुरू होते हैं कि वो खतरे से आगाह होने लगता है। तो जैसे मक्खियों की और मच्छरों की जो नई पीढ़ी आती है उनमें भी कहीं उनके डीएनए में इस तरह का परिवर्तन आता है कि क्या कारण रहा है पिछले उनके नष्ट होने का, तो वो सतर्क हो जाते हैं। और कहीं न कहीं किसी भी जानवर में ईश्वर ने बुद्धि दी, चाहे वो छोटे से छोटे जीव क्यों ना बुद्धि दिए, और उसको जो बुद्धि दी उसके लिए 3 चीजों की बुद्धि उसे जरूर दी। एक, प्रजनन कैसे किया जाए ताकि जनसंख्या वृद्धि हो, दूसरा भोजन कैसे लिया जाए ताकि अपना आहार मिले, और तीसरा खुद को कैसे बचाया जाए। आप छोटी सी चींटी को भी मारने जाएंगे तो बचने के लिए भागेगी, तो तीसरा खुद को कैसे बचाए। तो प्रकृति ने प्रत्येक प्राणी को, छोटे से छोटे प्राणी को भी 3 संवेदनाएं जरूर दी है, प्रजनन की संवेदना, भोजन की संवेदना और सुरक्षा की संवेदना। ठीक है, ये भी जी आप बने रहिए हमारे साथ। योगेश राठौर हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं। योगेश, आप तमाम बातें सुन रहे थे। मेरा एक सीधा सवाल है, क्योंकि ये मच्छरों से बचाव के लिए निगम की जो तैयारी हर साल हम बात करते हैं उस पर एक सवाल जरूर है कि पिछली बार ये निकलकर सामने आया था कि कई मशीनें पड़ी पड़ी खराब हो गई फॉगिंग की, और बाद में फिर नई मशीनें मंगानी पड़ी। इस वक्त क्या स्थिति है इंदौर में बचाव को लेकर? ठीक है अभिषेक, आपने भोपाल में दुबे से भी सवाल किया था और मुझसे भी सवाल किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम की जो फॉगिंग मशीनें हैं वो अभी तक बाहर ही नहीं निकली, यानी कि अगर मच्छर अगर कहीं पर है, एक जरूर चीजें के पास पग ने जो है ड्रोन इस्तेमाल किया, जो डेंगू के जो लार्वा पनपते, जो मच्छरों से लार्वा पनपते उसको छतों पर छिड़काव के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया, लेकिन फॉगिंग मशीनें अभी तक बाहर नहीं है कि मच्छरों को भगाने के लिए फॉगिंग मशीनें है, मतलब यानी कि बाहर लाए और उनसे मच्छरों का बचाव हो सके। पहली चीज हम बात बताए कि जो परेशानी वो ही पानी से है और बचाव भी पानी का, यानी कि अगर हम सबसे ज्यादा अगर पानी का सुरक्षित। योगेश, मेरे पास समय सीमित है और मैं चाहूंगा कि ये सवाल अब इंदौर के निगम प्रशासन से भी पूछें, क्योंकि निगम प्रशासन जो है, जो खाली प्लॉट है उस पर टैक्स तो बराबर वसूलता है, और इन खाली प्लॉट्स में पानी जमा होता है, इसकी वजह से मच्छर जन्म लेते हैं और वहां से बीमारियां फैलती हैं। तो क्या उन खाली प्लॉटों को जब टैक्स आप वसूलते हैं तो वहां के रखरखाव की जिम्मेदारी भी आपकी है, जब वहां पानी जम जाता है? तो क्या उसको लेकर कोई इनके पास कोई प्लान ऑफ एक्शन है? ऐसा अभी तक इस तरह का अभी तक कोई एक्शन प्लान हम मैं डेफिनेटली चाहता हूँ आप ये सवाल जरूर पूछें उनसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। माफी चाहता हूँ, समय थोड़ा सीमित है। तो बीमारियां एक बड़ी समस्या है, लगातार जो संख्या है मरीजों की अस्पतालों में वो बढ़ रही है, और जाहिर तौर पर हम आपको लगातार दिखाते रहे कि बचाव के क्या तरीके हैं। हम एक ज़रूरी कुछ सवाल आप तक पहुंचाना चाहते थे, और जाहिर तौर पर आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि आखिर इस समस्या का समाधान हम क्यों नहीं ढूंढ पा रहे, या फिर इन बीमारी की जो संख्या मरीजों की बढ़ती है उसको नियंत्रित क्यों नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत बड़ी चुनौती लगातार बनी हुई है, विज्ञान के लिए भी और हम आम इंसानों के लिए भी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।